हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बारकोड। हमारी सीरीज चालू है सीकेट एग्जाम पर, जो कि सीडेक के एंट्रेंस एग्जाम है। और उसमें हमारा जो टॉपिक चालू है वो है बेसिक्स ऑफ सी। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूँ पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था। तो हमने सबसे पहले देखा था आइडेंटिफायर्स, मतलब जो नाम हम देते हैं कीवर्ड्स, जो नाम रिजर्व होते हैं। उसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स, अलग अलग टाइप के बिल्ट इन और यूजर डिफाइन। उसके बाद उनके साइज, उसके बाद उनके आस्की कोड्स, कुछ एग्जांपल्स कोड करके देखे थे, आपको कोड रीड करना सिखाया था। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल कांस्टेंट में फर्क ये है कि वेरिएबल वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि हम उसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं कभी भी। इट्स लाइक योर क्रश, यू नो। जब आप स्कूल में होंगे तो अब आपकी एक क्रश होगी, जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको उससे बेटर कोई, मतलब ऐसे ब्यूटीफुल गर्ल दिखेगी तो उसको आप अपनी क्रश बना लोगे, या फिर आप पुरानी वाली को भूल जाएंगे। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब हमारे माँ बाप की तरह होता है, ठीक है। आप बदल नहीं सकते इन द सेंस बायोलॉजिकल तो एक ही होंगे, राइट। अब ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके बायोलॉजिकल दो दो बाप है, ठीक है। मतलब ऐसा बायोलॉजिकली जो फादर या फिर मदर होते हैं वो सिर्फ एक होंगे, लेकिन वेरिएबल जो है, मतलब हमारी क्रश, वो बदलती रह सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखा था हमने, वो स्केप सीक्वेंस देखा था। मतलब अगर कोई भी चीज को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना हो, या फिर कोई स्पेस छोड़ना हो बीच में, तो या फिर बैक स्लैश प्रिंट करवाना हो। ये देखिए यहाँ पर डबल कोट और सिंगल कोट के लिए भी कुछ ना कुछ लिखा है। आप डबल कोट सीधे ऐसे ही नहीं प्रिंट करा सकते, आपको डबल कोट प्रिंट कराने के लिए भी बैक स्लैश का यूज करना पड़ता है। क्या फंबल हो जाता हो यार, मैं भी बैक स्लैश का यूज करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ तक हम आ चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं। आज हम जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सी इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको पता चला है, उसका पर्पस क्या है कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखा है इंट बेसिक अंडरस्कोर सेल। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आइडेंटिफायर में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है देना, अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। अभी बेसिक सेल क्या है? वेरिएबल का नाम है। यहाँ पर आप कुछ भी रख लो, यहाँ पर आप अपना नाम रख लो, अपना सरनेम रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसा ही कैर का नाम है, वैसा ही ये कैर डेटा टाइप है। और ये जो है नेम, वो वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है जो कि हमने दिया है, ठीक है। तो ये जो है वो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस है। मतलब पहले आप डेटा टाइप लिखो, फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखो, फिर अगर उसे इनिशियलाइज करना है तो इज इक्वल टू, और फिर वो जो वैल्यू लिखो और उसको क्लोज कर दो सेमीकोलन के साथ। हर सी कोड में सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सी के, मतलब लगभग 90% लाइंस पर जो है ये सेमीकोलन आपको दिखेगा। अगर कहीं पर नहीं है तो मतलब आपका कोड गलत है, ओके। अब जो कोड करते हैं उनको पता हो गया, या फिर जो कोड नया नया सीख रहे हैं उनको बहुत सारे एरर आते होंगे, तो उनमें से 10 में से 6 टाइम तो ये होता होगा कि कहीं पर सेमीकोलन छूट गया। अब इसमें से जो नेक्स्ट है वो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले रिजल्ट टू द कंसोल। मतलब अब जैसे कि ये था हमारा, ठीक है। अब लेट से यहाँ पर मुझे कुछ प्रिंट कराना था, तो मैंने क्या किया? प्रिंटफ का यूज किया, राइट। तो प्रिंटफ क्या है? मेरा आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। अब लेट से मुझे यूजर से कुछ वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो है स्कैनफ, ठीक है। एक मिनट में ऊपर लिख लेता हूँ इसको, स्कैनफ। तो स्कैनफ का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले डबल कोट्स, उसके बाद उसमें लिखना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। मतलब हम किस टाइप की वैल्यू एंटर करने वाले, हम फ्लोट टाइप की करने वाले, इंटीजर टाइप की करने वाले। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ खेल रहे हैं। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए यूज होता है परसेंट डी का, परसेंट डी। लेट से हम दो वैल्यूज लेने वाली, तो दो वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंट डी दो बार लिखना पड़ेगा। स्पेस दो न दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स के बाहर एक सिंगल कॉमा। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यू लेने वाले, तो उन दो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें लगेंगे दो वेरिएबल, ए और बी। लेट से कोई भी, अब हमने ये ए और बी डिक्लेयर नहीं कर रखे, तो अगर हम इसी कोड को रन करेंगे तो ये तो हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनको डिक्लेयर कर लेंगे ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये डिक्लेयर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये हो गई इनपुट इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या? अब यहाँ पर एक चीज छूट गई मुझसे। जब भी हम इनपुट लेंगे तो हमें ये
ए वेरिएबल के एड्रेस पर स्टोर करनी है। तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का यूज होता है वो है एंड परसेंट का, ठीक है। तो आप जब जब भी इनपुट स्टेटमेंट लेंगे तो आपको याद रखना है कि आपको एंड सिंबल का यूज करना है, ठीक है। ये सिर्फ एरेज और पॉइंटर के केस में यूज नहीं होता, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी इंट, फ्लोट या फिर कैर टाइप का रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके पहले आपको एंड परसेंट जरूर लगाना है, ठीक है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं इस कोड को। ओके, देखिए मैंने जैसा बोला था, हमने यहाँ पर सेमीकोलन छोड़ दिया तो वो ये एरर बता रहा है कि एक्सपेक्टेड एरर सेमीकोलन बिफोर प्रिंटफ। बिफोर प्रिंटफ मतलब ये प्रिंटफ के पहले सेमीकोलन चाहिए, ठीक है। मतलब वो एरर प्रिंटफ पर बता रहा है लेकिन एरर जो है वो उसके अगली लाइन पर है, उसके पहले। अब हमें हम दो वैल्यूज डालेंगे। लेट से मैंने डाला 2 और दूसरी वैल्यू डाला। अब आपको वो वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। तो एंटर का यूज कर सकते हैं या फिर आप स्पेस बार का यूज कर सकते हैं, 2 और 1। तो इसके बाद क्या होगा, जस्ट अ सेकंड। एक और दो एंटर कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, इसने एक और दो एंटर कर लिया, ए और बी में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर उसने प्रिंट क्या किया, हमारे प्रिंटफ में जो लिखा था कि हमें दो बैक स्लैश प्रिंट कराने हैं, मतलब वो पीछे के कोड के, तो उसने वो दो बैक स्लैश प्रिंट कर दिए। मतलब क्या, हमारा कोड यहाँ तक पूरा एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि हमें कैसे पता कि वो सच में हुए या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब उसको प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट करके देखना है तो स्कैनफ और प्रिंटफ का फॉर्मेट लगभग सेम है, क्योंकि हम इन टाइप का वेरिएबल प्रिंट करने वाले हैं। तो हम इन टाइप का ही यूज करेंगे, %d। दो प्रिंट करने वाले हैं इसलिए लेट से हमें उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए मैंने बोला था हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस बटन का या फिर /t का। उसके बाद फिर से %d और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर एक सिंपल कॉमा, उसके बाद वेरिएबल के नाम ए और बी। अब ये जो एंड परसेंट वाला सिंबल है, ये जो एंड परसेंट वाला सिंबल है वो ये सिर्फ आपको इनपुट के टाइम पर ही देना है, ये आपको आउटपुट यानी कि प्रिंटफ के टाइम पर देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको एक बार रन करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। हम एक एंटर करेंगे, दो एंटर करेंगे, तो फिर मुझे यहाँ पर तीसरी लाइन पर आउटपुट मिलना चाहिए कि एक, थोड़ा सा गैप देकर 2। देखते हैं एक बार रन करके। ये मैंने डाल दिया 1, ये मैंने डाल दिया 2, 1 और थोड़ा सा गैप देकर 2। सो दिस इज व्हाट आई थिंक द आउटपुट शुड बी, और वही आया है। तो these are the C instruction, printf and scanf। scanf स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन यूज्ड टू इनपुट वैल्यूज फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से वैल्यू लेने के लिए scanf का यूज होता है, और उसको किसी वेरिएबल में डालने के लिए भी। वही printf का यूज कहाँ पर होता है, जब हमें कंसोल कंसोल क्या होता है, जहां पर हमें आउटपुट दिखता है। अब हमें यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है तो ये हमारा कंसोल है, ठीक है। जहां पर भी हमें आउटपुट दिखेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, कंसोल बन जाएगा। ओके, सो लेट्स सी आगे। अब सी इंस्ट्रक्शन में आगे का जो है वो है एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ओके, एरिथमेटिक माने क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब उसमें और कुछ है, एक जो है वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब क्या, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये आपको रिमाइंडर ला के देता है। मतलब अगर आप 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, और 1 जो होगा वो होगा रिमाइंडर। तो जब भी आप ऐसा करोगे 5 मॉड्यूलस 2, तो वो आपको जो आउटपुट देगा वो होगा 1, मतलब वो आपको रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब ये कब, जब दोनों इंटीजर होंगे, ठीक है। ये मॉड्यूलस का जो सिंबल है वो फ्लोट पर इस तरह से काम नहीं करता। वेरिएबल नेम एट द लेफ्ट, तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म यूजिंग अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट मतलब क्या, असाइन करता है ये वैल्यूज को किसी वेरिएबल में, और अरिथमेटिक माने ये बाकी के सब बचे हुए। एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड एज ऑपरेंड, आर ऑपरेटेड बाय अरिथमेटिक। मतलब लेट से अगर आपने लिख दिया 5 प्लस 2, अब ये प्लस क्या है, ये तो ऑपरेटर है, और ये जो 5 और 2 है ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेंड, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड इज इवेल्युएटेड। मतलब अब जब भी आपको ये लिखना है कोड में तब आप कैसे लिखेंगे, लेट से आपका ए नाम का वेरिएबल है
उसमें आपको वैल्यू स्टोर करानी है 5+3 की, ठीक है। लेट्स से आपने लिख दिया 5+3। अब इसका जो वैल्यू है ये होगा 5+3 8, और ये जो वैल्यू 8 होगा वो इस ए में स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, कि मैं पहले 5+3 कर लूंगा और इज इक्वल टू 5+3 इज इक्वल टू मैं ए में स्टोर कर दूंगा। ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो वैल्यू मतलब जो लेफ्ट साइड में आप जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे एक्सप्रेशन के लेफ्ट साइड में या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में, वहीं पर वो वैल्यू जाकर स्टोर होंगी। और एक बात, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में कोई भी एक ही चीज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि दो दो वेरिएबल लिख दिए, तीन तीन वेरिएबल लिख दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। राइट साइड में कितने भी हो सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन है राइट, 5+2+3 × 5 ऐसा कितना भी लंबा हो सकता है वो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेफ्ट साइड में इतना ही हो सकता है, ठीक है। अब during execution expression on right hand side is evaluated and result is assigned to variable on left hand side. While doing operation on different data type of one variable is promoted to match with other variable of higher data type. Let's say एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है 5.0, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है 5.0 और दूसरा है इंट टाइप का 2। अब लेट से हमें इन दोनों का डिवीजन करना है, ठीक है। 5 का डिवीजन 2 से होना है, तो ये क्या करेगा, हमें पता है कि जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता है उसका साइज होता है 4 बाइट, राइट। ये मैं 32 बिट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो उसका साइज होगा 4 बाइट। वहीं पर इंटीजर का जो साइज होगा वो होगा 2 बाइट। तो ये क्या होता है, ये ऑपरेशन क्योंकि दोनों का टाइप अलग है तो ये ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं होगा। तो क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है। एक्सप्लिसिट मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा, वो कंपाइलर अपने आप ही समझ लेगा कि ठीक है यहाँ पर हमें ये जो 2 है उसको फ्लोट में बदलना है, तो वो 2 को क्या कंसिडर करेगा, वो 2 को कंसिडर करेगा 2.0 और उसका जो आंसर आएगा 2.5 वो उसे स्टोर करा देगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं होगा कि ये 5 जो है वो इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। मतलब आप छोटी बकेट का पानी बड़ी बकेट में डालोगे तो भर के मतलब ऐसा फैलेगा नहीं, राइट। लेकिन आप बड़ी बकेट का पूरा भरा हुआ पानी अगर उससे छोटे बकेट में डालोगे तो मतलब वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा छोटे साइज का जो डेटा टाइप है उसका कन्वर्जन बड़े साइज के डेटा टाइप में हो जाता है। तो अब हर चीज का मतलब अगर कैर और इंट का कोई ऑपरेशन है तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है, इफ वन ऑफ द ऑपरेंट इज लॉन्ग डबल अदर इज कन्वर्टेड टू लॉन्ग डबल एंड रिजल्ट विल बी लॉन्ग डबल। अब लॉन्ग डबल का सीन क्या है, लॉन्ग डबल जो है वो सब ऐसा वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल का डेटा टाइप है जो सबसे ज्यादा स्पेस लेता है मेमोरी में। तो बाय डिफॉल्ट अगर वो कहीं पर भी आएगा तो उसके सामने कोई भी हो वो हार मान लेगा और वो बोलेगा ठीक है मैं भी लॉन्ग डबल बन जाता हूँ, ठीक है। ऐसा सीन है। उसके बाद है एल्स इफ वन ऑफ द ऑपरेंट इज डबल अदर इज कन्वर्टेड टू डबल एंड रिजल्ट विल बी डबल। अब अगर पहला लॉन्ग डबल नहीं है तो उससे छोटा लेकिन बाकी सबसे बड़ा कौन है, डबल, तो वो डबल क्या करेगा, बाकी सबको हरा देगा और बोलेगा आ जाओ, मतलब मेरे जैसे बन जाओ। अब वैसे ही यहाँ पर आगे भी लिखा है, इफ वन ऑफ द ऑपरेंट इज फ्लोट, डबल के बाद आता है फ्लोट, उसके बाद आता है अनसाइन लॉन्ग इंट, उसके बाद आता है अनसाइन लॉन्ग इंट। वैसे ही एल्स इफ वन ऑफ द ऑपरेंट इज अनसाइंड इंट, दैट्स द थिंग, और वो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये हो गया, सॉरी ये जो टाइप कास्टिंग हुआ इसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इम्प्लिसिट मतलब क्या, ये अपने आप ही हो गया, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, इसने अपने आप ही समझ लिया कि यहाँ पर टाइप कास्टिंग की जरूरत है, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन एक और कन्वर्जन होता है जिससे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट मतलब क्या, लेट से हमें चाहिए कि हमने जो पहले 2 इंटीजर स्टोर किया था अब वो फ्लोट बन जाए। अब आपको चाहिए, अब ये आपको उसको बताना चल पड़ेगा कंपाइलर को कि मतलब वो जो पहले हमने इंटीजर टाइप का स्टोर किया था तुम अब उसको बदल के फ्लोट बना दो। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा उसके टाइप का नेम, ठीक है। अब टाइप का नेम इन द सेंस कि मतलब लेट से आपको नया क्या टाइप चाहिए, लेट से मुझे नया टाइप चाहिए उसका फ्लोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट ब्रैकेट में, ओके, ब्रैकेट में लिखूंगा फ्लोट और उसके बाद लिखूंगा एक्सप्रेशन। लेट से मैंने वो जो पहली इंटीजर की वैल्यू थी वो ए वेरिएबल में स्टोर की थी,
मतलब ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू स्टोर है 2। अब उसे मुझे बनाना है फ्लोट। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ब्रैकेट में फ्लोट, उसके बाहर लिखूंगा ए, मतलब वेरिएबल का नाम। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, मैं आपको एक बार इसका कोड करके बताता हूँ। ये कुछ एग्जांपल है, मतलब अगर 5 डिवाइड बाई 2 होगा, अब दोनों इंटीजर है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये डिवीजन का देखिए, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो ये पॉइंट तो बनेगा नहीं आंसर, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। तो जो ऑप्शन आएगा वो मतलब 5/2 जो 2.5 होता है, वो 0.5 तो चला गया। चला गया मतलब उसके लिए जगह ही नहीं है ना रखने के लिए। तो वो क्या करेगा, 0.5 को हटा देगा, बोलेगा भाई तू निकल, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2। सिमिलरली अगर 5.0 डिवाइड बाई 2 होगा, ये फ्लोट है ये इंट है, तो ये दोनों बन जाएंगे फ्लोट, और उसके लिए इसका जो आंसर आएगा वो फ्लोट आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, और वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। अब देखिए, अगर एक बार मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये एफ नहीं होगा तो इसका जो साइज है, मतलब इसका जो डेटा टाइप है 2.0 का, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कोई डिक्लेयर तो कर नहीं रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो साइज क्या होगा, अगर आप बता पाए कमेंट सेक्शन में तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है। तो अगर आप किसी भी फ्लोट वेरी मतलब फ्लोट को डिक्लेयर नहीं करते और सीधा लिख देते हैं, मतलब 2.0 2.5 या फिर 3.6 ऐसा कुछ भी, तो वो उसे बाय डिफॉल्ट ट्रीट करता है डबल की तरह। और डबल जो है वो फ्लोट से ज्यादा स्पेस लेता है हमारे प्रोग्राम में। तो अगर आपको उसे फ्लोट में बदलना है तो आपको उसके आगे लिखना पड़ेगा स्मॉल एफ। आई थिंक दैट्स क्लियर। अब वैसे ही, अब अगर आप देखें ये 2.0, ये 2.0 का साइज मतलब इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है डबल। ये 5.0 एफ का डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है फ्लोट। अब फ्लोट और डबल में बड़ा साइज किसका है, फ्लोट और डबल में बड़ा साइज है डबल का, राइट। तो ये क्या करेगा, ये एल मतलब यहाँ पर मुझे डी लिखना था, ठीक है। डबल का साइज बड़ा है, तो डबल के लिए एफ तो लिखने की जरूरत है नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। कब, जब डिक्लेयर नहीं किया हो, ठीक है, नहीं तो कहीं पर भी कुछ भी मत डाल दिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये डबल टाइप का हो गया, तो यहाँ पर इसलिए आउटपुट में एफ नहीं आया है, ठीक है। अब नाउ वैसा ही ये डबल 5/2, मैंने जैसा कि कहा डबल के लिए कुछ नहीं लिखना पड़ता, तो दैट्स द रीजन वाई कुछ नहीं लिखा है। अब मैं आपको एक बार टाइपकास्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर ये एक वेरिएबल है ए, मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 2 से। हम यहाँ पर यूजर से कुछ इनपुट नहीं ले रहे, राइट, तो इसकी कुछ जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें प्रिंट करना है ए को, तो ये बी को हटाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, आगे जाके टाइपकास्ट कर देंगे ए को फ्लोट में। मतलब पहले जो ए था वो इंटीजर था, अब हमें उसे बनाना है फ्लोट, ठीक है। तो हम फ्लोट बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट डी नहीं चलेगा, अब वहां पर लगेगा परसेंट एफ। ए नहीं चलेगा, ए को टाइपकास्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट डेटा टाइप का नाम, ब्रैकेट क्लोज। आई थिंक दैट शुड वर्क, लेट्स चेक, अगर कोई एरर आता है तो देख लेंगे। ओके, तो देखिए, एक मिनट में यहाँ पर स्लैश एन डाल देता हूँ, जिससे आपको वो दो आउटपुट दिखेंगे, मतलब नई लाइन पर दिखेगा नया आउटपुट। देखिए, पहले ए इंटीजर था, तो जब मैंने ए को प्रिंट कराया परसेंट डी, तो आउटपुट तो 2 आ गया। लेकिन जब मैंने बोला कि ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हुआ, जब मैंने इसे प्रिंट किया तो मुझे मिला 2.000 समथिंग। सो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो हम अभी नहीं लेंगे, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। मतलब हमारा अगला जो चैप्टर है ये बेसिक्स ऑफ सी के बाद, वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इफ एल्स डू व्हाइल स्विच आर द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पर हम डिटेल में लेंगे, तो हम यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करने वाले। उसके बाद हम पहला प्रोग्राम रीड करेंगे हमारा, ठीक है। अब ये जो आपको सबसे पहली लाइन दिख रही है सिंपल सी प्रोग्राम, ये तो आपको लगेगा कि मैंने ही कुछ लिख दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कमेंट। आप कमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो लाइन लिखी है वो कमेंट है या नहीं। कमेंट को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका, उसके आगे स्लैश और एस्ट्रिक का लगा रहता है, और उसके एंड में भी स्लैश और एस्ट्रिक लगा रहता है, ये दोनों चीजें लगी रहेंगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कमेंट करने का, कि बैक स्लैश लगा दीजिए 3-4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेट से मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है कोड में,
यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ रोहित, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा ये मुझे एरर दे देगा रोहित नाम से कि भाई ये क्या है, ये क्या लिखा है तूने। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके पीछे सेमीकोलन लगा, लेकिन ये एरर देगा ही मुझे क्योंकि रोहित को कोई मीनिंग है ही नहीं। अब रोहित तो नहीं चल रहा तो, लेकिन मुझे रोहित तो लिखना है क्योंकि ये कोड मैंने लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, स्लैश एस्ट्रिक मेरा नाम, उसके बाद फिर से एस्ट्रिक और स्लैश और रन। अब देखिए ये कोड बिना इसके रन हो गया, और ये रोहित कहीं पर आया भी नहीं। अब ये रोहित क्या मैं सिर्फ टॉप में लिख सकता हूँ? ये रोहित में कहीं भी लिख लूँ इस कोड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक ये दोनों स्लैश और एस्ट्रिक के बीच में है तब तक। ठीक है, और एक तरीका क्या है कमेंट करने का, हम यूज कर सकते हैं स्लैश स्लैश 2-3 बार अगर हम यूज कर ले तो इसके बाद हम जो भी लिखेंगे उसका कोई भी मतलब, अगर आपको सिर्फ ये कब यूज होगा, लेट से हमें कोई पैरा का पैरा मतलब ऐसा पूरा का पूरा पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए अब जैसे मैं न्यू लाइन पे जाता हूँ ये इसको कंसिडर करने लगा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्लैश एस्ट्रिक लगा दूं और इसे यहाँ पर क्लोज कर दूं, तो मैं उस स्लैश एस्ट्रिक के बीच में चाहे जितनी लाइन पर चाहे जितना कुछ भी लिख लूं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कमेंट्स का इस्तेमाल क्या होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर को कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सारे स्लैश का इस्तेमाल कमेंट करने के लिए कब होता है, जब आपको सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक लाइन को ही कमेंट आउट करना होता है। ठीक है, अब लेट से जैसा कि हमारा एक कोड था, अब अगर मैं यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन काम कर रही है अगर मैं इसी को कमेंट आउट कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया, देखिए तो इसके नीचे का सब कुछ कमेंट आउट हो गया। कैसे पता चला, कलर बदल गया इसलिए। एक मिनट मैं इसे थोड़ा, ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे सिर्फ एक करंट लाइन ही चाहिए, राइट। तो करंट लाइन के लिए मैंने क्या बोला, 3-4 बार ये स्लैश दबा दीजिए हो जाएगा काम। अब ये सिर्फ यही करंट लाइन कमेंट आउट है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो सिर्फ ये प्रिंटफ वाली लाइन ही रन होगी, ये ऊपर वाली रन नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं ये जो इंट वाली लाइन है इसको कमेंट आउट कर देता हूं तो क्या होगा, एक जरा 10 सेकंड सीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि क्या होगा। ठीक है, तो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया तो ये इस लाइन को कंसिडर ही नहीं कर रहा है। और इस लाइन में हमने किया क्या था, इस लाइन में हमने किया था ए को डिक्लेयर और इनिशियलाइज। अब इस कोड के लिए ए अचानक से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, मतलब ये थैनोस की चुटकी की तरह हो गया कि मतलब ये सब आराम से जिंदगी जा रही थी, ये थैनोस आया बैक स्लैश दबा गया खटाखट, और उसके साथ क्या होगा, ये जो ए था ये पूरा का पूरा मिट गया। अब ये ए तो यहाँ पर है लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो हमें कंपाइलर पूछेगा भाई कौन है ये, मुझे नहीं पता ए के बारे में। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, अनडिक्लेयर, मतलब कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ए कौन है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो इसके आगे क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। हैश इंक्लूड का मतलब है समावेश कर लीजिए। stdio डॉट एच एक हेडर फाइल है जो कि सी के लाइब्रेरीज में स्टोर है। अब इसमें क्या स्टोर है, stdio डॉट एच है, ये क्यों डालना पड़ता है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो इसमें मीनिंग स्टोर है प्रिंटफ का और स्कैनफ का। ठीक है, मतलब प्रिंटफ का कोई ना कोई तो मीनिंग होगा ना जो कहीं ना कहीं पर लिखा होगा, तो वो कहाँ पर लिखा है, stdio.h में। सिमिलरली स्कैनफ का भी लिखा है stdio.h में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है और इसे हमें इंक्लूड करना ही पड़ता है दोनों एरो मार्क्स के बीच में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन नहीं दिखेगा क्योंकि सेमीकोलन हेडर फाइल के लिए कंसिडर मतलब जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब वैसे ही इंट मेन मतलब ये हमारा फंक्शन है जो कि इन टाइप का है। मेन फंक्शन जो होता है कोई भी कोड की अगर स्टार्ट होगी तो मतलब स्टार्ट तो कहीं भी हो सकता है, राइट। तो वो सबसे पहले कहा जाएगा, वो मेन फंक्शन में आ जाएगा। कोड के स्टार्ट होते ही जहां पर सबसे पहले कर्सर आता है वो आता है मेन फंक्शन में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट एफ सनबीम इन्फोटेक, मतलब ये सिंपल सनबीम इन्फोटेक, ये जो इतनी बड़ी लाइन है इसको प्रिंट कराने का कोड है, इसमें बाकी कुछ नहीं होता। अब इसके बाद दूसरा कोड है और एक वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा कि ये हेडर फाइल है, उसके बाद ये मेन फंक्शन का स्टार्ट है, उसके बाद ये क्या है, ये फ्लोट डेटा टाइप है, और ये इसके आगे के सब कुछ क्या है, ये वेरिएबल है, उनके नाम है। इस एस आई नाम का एक वेरिएबल है, प्रिंट नाम का एक वेरिएबल है, आर ओ आई नाम का एक वेरिएबल है, एन ओ वाई नाम का एक वेरिएबल है।
अब देखिए यहाँ पर प्रिंटफ में एक लाइन लिखी है, डबल कोट्स में जितना भी है वो जैसे का तैसा प्रिंट होगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इंटर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। मतलब हम ऐसा अंदाजा लगा सकते, अब ऐसा नहीं कि जरूरी ये लिखना है, आप कुछ भी लिखो, लेकिन मैं एक अंदाजा लग रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब प्रिंट, आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब नंबर NOY, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू है, स्कैनफ का इस्तेमाल किया है, स्कैनफ इनपुट की जैसे यूज होता है, मतलब हम क्या करेंगे, यूजर से इन वैल्यूज को इनपुट करा लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे सबसे पहला जो परसेंट एफ है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंट को, मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करनी है। उसके बाद हमें एंटर दबाकर दूसरे परसेंट एफ के लिए क्या एंटर करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो भी 5%, 10% जो भी होगा वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। और तीसरे परसेंट एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर को, जितने भी साल के लिए हम वो अमाउंट रखने वाले वो वाला। अब एसआई मतलब क्या होगा, एसआई मतलब इस फॉर्मूला से मुझे लग रहा है कि वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन मतलब एस्ट्रिक साइन छोड़ दिया है, तो आप प्लीज उसे कंसिडर कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय 100। तो हमने ये जो एक एक्सप्रेशन था वो डाल दिया। और देखिए यहाँ पर मेन में जो है मैंने सब जगह पर हर लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लिखा है, मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जैसे का वैसा प्रिंट होगा, ई भी जैसा का वैसा प्रिंट होगा, इज इक्वल टू भी जैसा का वैसा प्रिंट होगा, लेकिन परसेंट एफ, परसेंट एफ की जगह पर क्या प्रिंट होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल क्या है, जो लेट से हमने प्रिंसिपल डाला 1000, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, प्रिंसिपल ई इज इक्वल टू 1000 बैक स्लैश एन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या आएगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा आएगा इंटरेस्ट है एसआई, एसआई मतलब उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। आई होप आप कोड को रन कर पाए, मतलब रीड कर पाए। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। तो इसकी जो है वो है ऑपरेटर, लेकिन हम वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसके लिए पूरा एक लेक्चर लग जाएगा। तो टिल देन गुड बाय। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बारकोड को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं। बाय।